हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। दोस्तों, आज के ब्लॉग में हम लोग बातें करने वाले हैं कि मैंने आज तक फ्लैट क्यों नहीं खरीदा है। और इस टॉपिक पे मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि ऐसा बहुत बार हुआ है कि हम किसी के घर गए हैं या फिर कोई हमें मिला है और उन्होंने हमें पूछा है कि भाई तुम्हारा अभी पुणे में फ्लैट नहीं है क्या, तुमने अभी तक फ्लैट नहीं लिया क्या, तुमको इतने दिन से जॉब कर रहे हो तुम लोग। तो ऐसा हमें अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, या फिर हमारे मम्मी पापा को क्वेश्चन पूछा जाता है, उनका तो फ्लैट हुआ होगा भाई पुणे में वगैरह, ऐसा पूछते हैं लोग। तो फिर मैंने इसके ऊपर थोड़ा सोचा, तो मुझे ऐसा लगा कि भाई लोग ऐसा क्यों पूछते हैं। तो फिर मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी में पुणे में घर होना, पुणे में फ्लैट होना, या इट्स लाइक अ स्टेटस सिंबल कि भाई हाँ उस बंदे ने भाई कुछ उखाड़ लिया है मतलब ज़िंदगी में, ठीक है। हालांकि उसके पीछे की रियलिटी इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता है उतना, ठीक है। तो मुझे भी ये क्वेश्चन जब आते या फिर ऐसे सवाल जब आते तो मुझे काफ़ी ज़्यादा ऐसा फनी सा लगता है। तो मैंने सोचा चलो आज इसके ऊपर बात करते हैं, ठीक है। तो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों कि मैंने अब तक पुणे में फ्लैट क्यों नहीं खरीदा है और मैं कब खरीदना चाहता हूँ और मेरी क्या थिंकिंग है भाई फ्लैट खरीदने को लेकर। सबसे पहले मैं तुम्हें मेरा बैकग्राउंड बता देता हूँ। देखो, मैं हमारी फैमिली में से पहला सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ या फिर इंजीनियर हूँ, ठीक है, हमारी जो फैमिली है। और उसमें से जब मैं जॉब को लगा दोस्तों, ठीक है, अब मुझे जॉब करते करते 9 साल हो गए लगभग। तो जब मैं जॉब को लगा तो ऐसा नहीं था भाई कि हमें सब बना बनाया मिला था। हम जो बैकग्राउंड से आते हैं, हमारे पापा किसानी करते हैं और आपको पता है खेती की इनकम क्या होती है और खेती में कितने खर्चे होते हैं और उससे क्या बचता है हमारे पास, ठीक है। तो जब मैं फर्स्ट टाइम जॉब को लगा तो ऐसा नहीं हुआ भाई कि मैं जॉब को लग गया, अब मेरी सैलरी आ रही है और वैसे की वैसे मैं रख रहा हूँ भाई सेविंग्स में, अब इसमें से कुछ पैसा खर्च नहीं हो रहा है क्योंकि सब वेल सेटल्ड है, मेरे पेरेंट्स अपने अपने जगह पे सेटल्ड है, उनके जॉब से सब चीज़ें, उनको मेरे से पैसे की ज़रूरत नहीं है। और भाई ऐसा नहीं था, मुझे मेरी सैलरी में से इनफैक्ट बहुत सारी चीज़ें करनी थी, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक घर का बड़ा बेटा होने के नाते। तो मेरे भाइयों का एजुकेशन था, सुनील, वैभव, वो उस टाइम पे पुणे में रहते थे, मेरे साथ ही रहते थे। तो उनके कॉलेज की फ़ीस, उनके हॉस्टल्स, ये सब चीज़ें मुझे फ़ीस वगैरह देने पड़ते थे। तो मेरा जो सैलरी था, हालांकि मेरा पहला जॉब ठीक ठाक लगा था मुझे, तो उसमें से जितना भी सैलरी आता था उसमें से लगभग 80% खर्च हो जाता था हमारा रहना खाना, इनके फीस वगैरह, इस सब चीज़ों में। इनिशियल ईयर्स में तो कुछ सेविंग्स वगैरह हुई नहीं। फिर आया कोविड आने के बाद थोड़े से भाई मैंने स्विच किया, पैकेज बढ़ा और वर्क फ्रॉम होम मिला तो घर आ गए, तो थोड़ा और सेविंग्स होने लगा। तो फिर उस पैसे से तब तक मेरी शादी की उम्र हो गई, तो फिर शादी वादी ये सब चीज़ें, फिर हमने कार खरीदी, फिर सुनील की शादी, फिर बहुत सारी चीज़ें, घर बनवाया हमने, इसमें रिनोवेशन किया, तुमने देखा ही हमारे ब्लॉग्स में हमने कितना इसमें तामझाम किया है। तो ऐसे बैकग्राउंड से जब आप आते हो तो आप अकेले के लिए नहीं जीते हो दोस्तों, यू हैव सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज टूवर्ड्स अदर्स एज वेल। अब बात करते हैं कि मैंने अब तक घर क्यों नहीं खरीदा है दोस्तों। तो दोस्तों सिंपल सा फंडा है। देखो, मैं एक अकेला अर्निंग मेंबर हूँ हमारे फैमिली में, मेरी वाइफ जॉब को नहीं है, मैं अकेला हूँ, ठीक है। और जब आप इस बैकग्राउंड से आते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ती है, आपकी बहुत सारी चीज़ें होती है जिनको आपको प्लान करना पड़ता है। और घर लेना कोई ऐसा डिसीजन नहीं है कि आप मार्केट में गए और वड़ा पाव उठा के लाया और उसको खा लिया, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। घर मतलब प्रॉपर प्लानिंग, उसका बहुत सारा अमाउंट होता है। ऐसा भी नहीं होता है कि घर आपको मिल जाएगा भाई 2-4 लाख रुपए में, उसका प्राइस बहुत ज़्यादा होता है। और खास करके आप किसी ऐसे सिटी में जैसे पुणे वगैरह में खरीदते हो, अच्छी लोकेलिटी में, तो आज के हिसाब से आप मान के चलो कि भाई 1 से 1.5 करोड़ तक आपको आराम से लग जाएंगे 2 BHK फ्लैट को खरीदने के लिए। तो अब सोचो, एक नॉर्मल मिडिल क्लास बंदा अगर 1.5 करोड़ का घर कैसे खरीदेगा, उसको ऑब्वियसली लोन लेना पड़ेगा। तो इसलिए भी मैंने आज तक घर नहीं खरीदा कि मेरे पास 1.5 करोड़ रुपए नहीं है भाई। हाँ, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है कि मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ, ठीक है। अभी पिछले 4 साल से लगभग जब से कोविड आया है ऑलमोस्ट वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा है। बीच में 1 साल ही मैं बस पुणे में था और अभी मैं वर्क फ्रॉम होम ही कर रहा हूँ। तो वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ, मैं अपने गाँव में रह रहा हूँ। इस बात को कोई सेंस नहीं बनता है कि मैं पुणे में घर खरीदी करूँ और उसके EMIs पे करूँ और उस घर को रेंट पे दे दूँ, क्योंकि एट द एंड मुझे लोन ही लेना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए भी मैंने घर नहीं खरीदा है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है दोस्तों कंपाउंडिंग। जब मेरे दोस्त लोगों ने घर खरीदा तो मैंने भी सोचा भाई मुझे भी खरीदना चाहिए क्या घर। फिर मैंने थोड़ा रिसर्च किया, मैंने मेरी सिचुएशन अंडरस्टैंड की और फिर मुझे रियलाइज हुआ कि भाई मेरे लिए घर अभी बाय करना इट्स नॉट अ गुड डिसीजन। और इसलिए मैंने
मेरे इस डिसीजन को हॉल्ट कर दे। इसका रीज़न है कि वो सेम पैसा जो आप घर के ईएमआई में पे करने वाले हो विच कैन बी इन्वेस्टेड, और उसके ऊपर कंपाउंडिंग का आप बेनिफिट ले सकते हैं। मतलब आप अगर अच्छे खासे पैसे को सेव करते हो, उसको शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हो और उसके ऊपर आप अच्छे सा इंटरेस्ट जनरेट करते हो, तो वो आगे जाके कंपाउंड होता है। ठीक है, कंपाउंडिंग आपको पता होगा, इट्स द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। तो अगर मैं मेरे लाइफ के अर्ली डेज में अगर इन्वेस्ट करता हूँ, उस पैसे को कंपाउंड करने के लिए छोड़ देता हूँ, तो हो सकता है फ्यूचर में मुझे बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिले। तो ये एक रीजन भी था कि मैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख रहा था, इसलिए भी मैंने अब तक घर नहीं खरीदा है। मतलब अगर आपको मैं सिंपल सा कैलकुलेशन समझाऊँ स्क्रीन के ऊपर लेके जाके, चलो दोस्तों अब हम एक्चुअल नंबर्स में बात करते हैं। मैं ना अभी पुणे में फ्लैट बाय करने की सोचता हूँ इस साल। तो आजकल पुणे में फ्लैट के प्राइस कितने चल रहे हैं दोस्तों? 1,20,00,000 के आसपास आप डिसेंट फ्लैट ले सकते हो 2 BHK एक अच्छे कारपेट एरिया के साथ। 1.2 करोड़ का फ्लैट खरीदना है तो उसका मुझे कुछ डाउन पेमेंट करना पड़ेगा। मान के चलो कि मैंने इधर उधर से कुछ जुगाड़ वगाड़ करके 20 लाख का डाउन पेमेंट कर दिया और 1 करोड़ का मैंने लोन ले लिया। ठीक है, अब इसके ऊपर हम कैलकुलेशन करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे भाई कि मैंने लोन लिया 1 करोड़ का, और 1 करोड़ का लोन लेने के बाद उसका इंटरेस्ट रेट आजकल चल रहा है 8%, उसके ऊपर ही है पर मैं कम रख रहा हूँ। ठीक है, 8% का इंटरेस्ट रेट रखा है हमने, और मैं आने वाले 20 सालों के लिए ये लोन लूंगा, और 20 साल मुझे हर महीने इस घर का EMI भरना पड़ेगा 83,644 रुपीज। हर महीने मुझे 83,000, चाहे कुछ भी हो कुछ भी हो, उधर दुनिया इधर की उधर हो जाए, मुझे 83,000 रुपीज 20 साल के लिए मैं कमिटेड हो जाऊंगा भाई कि मुझे भरने ही भरने। करोड़ तो हमारा प्रिंसिपल हो गया, और उसके ऊपर टोटल इंटरेस्ट हमें कितना भरना पड़ेगा, और 1 करोड़। तो मतलब हमें टोटल 2,74,000 रुपये भरने पड़ेंगे। आपने स्क्रीन पे देखा ही होगा, सिर्फ 1 करोड़ का जो मैंने लोन लिया। फ्लैट मेरा 1.2 करोड़ का था, उसके ऊपर लगभग 80 लाख तो मैं इंटरेस्ट ही पे कर रहा हूँ उस घर को ओन करने के लिए। अभी इस लोन के कैलकुलेशन को हम थोड़ा बाजू रखते हैं, और अभी हम देखते हैं कि अगर हम ये सेम मंथली EMI अगर हम म्यूचुअल फंड में या फिर एक अच्छे एसेट में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें कितना रिटर्न जनरेट हो सकता है। ठीक है, मैं अभी आपको स्क्रीन के ऊपर लेके जाता हूँ। तो मान के चलो कि मैंने लगभग सेम अमाउंट की SIP करी, मैंने 83,600 की SIP करी, और उसको मैंने किया 20 सालों तक। ठीक है, 20 सालों तक किया, और हम अज्यूम करते हैं कि हमें 12% के ही रिटर्न मिले। मैं 12% क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि 12% हमारे शेयर मार्केट के ईयर ऑन ईयर रिटर्न से, मतलब जो हमारी निफ्टी 50 है उसके रिटर्न से, जब से हमारा शेयर मार्केट शुरू हुआ है, हमारे शेयर मार्केट ने 12% का ईयर ऑन ईयर रिटर्न्स दिए हैं। तो मतलब ये कोई हवा में बात नहीं है, ये हमारा एक्चुअल रिटर्न है जो आज तक हमें मिले हैं अगर हम अच्छे से इन्वेस्ट करते हैं शेयर मार्केट में। ये लोअर साइड के रिटर्न है। ठीक है, ये इंडेक्स फंड के रिटर्न है, और ऐसे भी म्यूचुअल फंड्स है कि जिन्होंने 15, 16, 18% का भी रिटर्न दिया है, पर हम ज़्यादा नहीं देखेंगे भाई, हम सोचेंगे कि हमें बहुत कम रिटर्न मिला। तो अगर बहुत कम रिटर्न के साथ भी हम देखते हैं 12%, तो हमें 20 साल बाद हमारा इन्वेस्टेड अमाउंट रहेगा ऑलमोस्ट सेम जितना हमारा घर था, इंटरेस्ट वगैरह मिला के 2 करोड़, और उसके ऊपर हमें रिटर्न्स जनरेट होंगे 12% से लगभग 5.5 करोड़ रुपीस। तो हमारा टोटल कॉर्पस बन जाएगा 7.5 करोड़ रुपीस। अगर हम SIP करते हैं EMI के अमाउंट की 20 सालों तक, और उसको बढ़ाते नहीं भाई, मतलब जितना अमाउंट है EMI का उतना ही करते, तो हमारे पास होंगे 7.5 करोड़ रुपीस। और जो हमने डाउन पेमेंट किया था उसका भी हम कैलकुलेशन करके देखते हैं। तो मान लो जो हमारा डाउन पेमेंट था वो भी मैंने उस टाइम पे लमसम मैंने इन्वेस्ट कर दिया एक अच्छे म्यूचुअल फंड में, मैंने इंडेक्स फंड में डाल दिया चलो, और मुझे 12% का रिटर्न मिला 20 साल बाद। तो मेरे जो 20 लाख रुपीस थे वो 20 साल बाद कितने के होंगे, उनका प्राइस होगा 20 लाख तो इन्वेस्टेड रहेंगे, उसके ऊपर हमें 1,72,00,000 का रिटर्न मिलेगा। तो हमारा टोटल हो जाएगा लगभग 2 करोड़ के आसपास, मतलब हमारे 20 लाख लगभग 2 करोड़ बन जाएंगे। मतलब पहले 7.5 और ये 2, कितना हुआ 9.5 करोड़ रुपीस हम उस सेम EMI से जनरेट कर सकते हैं ओवर द पीरियड ऑफ 20 ईयर्स। अब सिंपल सी एक कैलकुलेशन हम और करते हैं कि मान लो जो घर है हमारा, ऐसा तो होगा नहीं कि भाई घरों के प्राइस तो ऑलरेडी बढ़ रहे हैं। अब पुणे में आज मैं फ्लैट एक 1.2 करोड़ का पकड़ रहा हूँ, हो सकता है वो 10 साल बाद कितने का होगा, 1.5 करोड़ का होगा, 20 साल बाद 2 करोड़ का हो सकता है, 3 करोड़ का भी हो सकता है।
अगर बहुत अच्छा रिटर्न्स दिया जो हमारा रियल इस्टेट है, हालांकि 6% के आसपास ही होता है रियल इस्टेट का जो रिटर्न होते हैं, ठीक है, तो भी अगर 20 साल बाद हम जो मैंने फ्लैट आज खरीदा है उसका 20 साल बाद का प्राइस कितना होगा, 2 करोड़ 2.5 करोड़ रुपीस। और उसके ऊपर उस घर के कितने खर्चे होते हैं, उस घर के मतलब मेंटेनेंस होता है, उसके जो ट्रांजैक्शंस वगैरह होते हैं, कुछ उसका जो पानी पट्टी, घर पट्टी, बहुत सारी चीज़ें होती है। एक एसेट रियल एस्टेट ओन करने में बहुत सारे खर्चे लगते हैं, आपको बहुत सारा पैसा हर महीने पे करना पड़ता है उस प्रॉपर्टी को ओन करने के लिए। और 20 साल होने के बाद वो घर तो पूरा आउटडेटेड हो जाता है। 20 साल बाद तो पूरे नए नए टाइप के घर आ जाएंगे, नए नए लोकेलिटी डेवलप हो जाएंगे, फिर आपको ऐसा लगेगा भाई इस घर में क्या है, अभी नए जगह पे जाते हैं। तो मतलब 20 साल बाद आपको फिर से उस घर को रिनोवेशन में डालना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें मैंने सोच के फिर मैंने डिसाइड किया कि भाई मुझे ऐसा लगता है कि एसआईपी मुझे बेटर रिटर्न दे सकती है एट माई एज, कि 20 साल बाद अगर मेरे पास 9 करोड़ रुपए आते हैं तो हो सकता है भाई मैं 3 करोड़ का फ्लैट कैश ले लूंगा ना। मैं क्यों भाई ईएमआई भरता रहूँ, अपने दिमाग में टेंशन पालता रहूँ और 20 सालों तक उस प्रेशर में जीता रहूँ, अगर मुझे ज़रूरत नहीं है घर की, जो कि नहीं है। मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ और मुझे नहीं लगता है कि भाई मैं एक ही सिटी में इतने दिनों तक जॉब करने वाला हूँ, तो मैं क्यों खरीदूंगा भाई। ऑन पेपर जो हमारे रिटर्न्स एस्टिमेट्स है उसके अकॉर्डिंग अब इसके ऊपर थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। मान लो मुझे 11% के रिटर्न मिले, मान लो मुझे 10% के मिले, या फिर बहुत ही शेयर मार्केट में क्रैश भी आ गया, तो भाई ऐसा नहीं होता है। हिस्टोरिकल रिटर्न्स देखो आप तो लगभग 12% के आसपास मिल ही सकता है, इससे ज़्यादा ही मिलेगा। तो ये सब चीज़ें सोचनी होती। अब तुम बोलोगे भाई इसमें तो इन्फ्लेशन भी होगा, हाँ होगा ना भाई। 9.5 करोड़ की जो वैल्यू आज है वो 20 साल बाद 9.5 करोड़ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मान लो कि आधी हो जाएगी, 4.5 करोड़ हो जाएगी। तब भी इट्स अफोर्डेबल ना, तब भी मुझे 2 करोड़ का घर तो मैं कैश में ले सकता हूँ, फिर भी मेरे पास 2 करोड़ बचेंगे। तो ऐसा सिचुएशन है दोस्तों। तो ये सब मैंने कैलकुलेशंस किए और मुझे मेरे दिमाग को वो बात सुलझी नहीं। और एक उसमें एक चीज़ है दोस्तों, जब भी आप लोन लेते हो ना दोस्तों, आप काइंड ऑफ है ना, आप एक इसमें जीने लगते हो, फियर में जीने लगते हो, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। मतलब मैं आसानी से जॉब चेंज नहीं कर सकता, मेरा जॉब गया तो मैं इतना प्रेशर में रहूँगा भाई, ईएमआई कहाँ से भरूँगा। तो मतलब एक काइंड ऑफ मेंटल पीस भी चाहिए होता है भाई बंदे को, जिनका मतलब जीरो से शुरू कर रहे हैं, जो स्क्रैच से अपनी लाइफ बिल्ड कर रहे हैं। भाई मैं इतना नहीं सहन कर सकता कि भाई उस कांस्टेंट प्रेशर में रहूँ और मतलब ईएमआईज़ के प्रेशर। ये सिंपल से कुछ कैलकुलेशंस थे। तो आई होप तुम लोगों को मेरा पर्सपेक्टिव समझा होगा कि मैंने अब तक घर क्यों नहीं खरीदा। तो चलो अब हम बात करते हैं कि क्या हमें स्टेटस सिंबल के लिए हमें घर बाय करना चाहिए। आपको क्या लगता है? मतलब 4 लोग बोल रहे हैं कि भाई तुम्हारे पास घर होना चाहिए, इसके लिए तुम्हें घर बाय करना चाहिए, पीयर प्रेशर में तुम्हें घर बाय करना चाहिए। मुझे लगता है कि यार हमारी सोसाइटी में ऐसी कंडीशनिंग हो गई है ना कि मतलब लोगों को ईएमआई में रहना, लोन के अंदर रहना और एक फॉल्स स्टेटस को चेस करना बहुत अच्छा लगता है, बजाय फ्री रहना। तो मतलब मैं आजकल ऐसे भी समाज में हमारी ऐसी भी स्थिति हो गई है कि अगर किसी को शादी करनी है किसी लड़के को, तो उसको पहले पूछते हैं भाई तुम्हारा फ्लैट है क्या पुणे में। अब सोचो 24-25 साल का लड़का, उसके पास जितना पैसा होगा वो घर खरीदेगा, उसमें से उसका ईएमआई जाएगा, फिर उसकी शादी होगी तो उसमें उससे खर्चे भी करने पड़ेंगे, घर भी संभालना पड़ेगा, तब उसको लड़की देते भाई अगर पुणे में फ्लैट हो तो। मतलब अगर लड़का लोन में है, घर के हफ्ते भर रहा है, तो इट्स अ सुटेबल कैंडिडेट। तो मतलब ऐसा हमारा समाज बनता जा रहा है भाई कि मतलब लोग सोच नहीं रहे कि एक स्टेटस फेक स्टेटस है ना भाई। तुम अच्छा है कि तुम इसके ऊपर रहो, रेंट के ऊपर रहो, तुम्हें 1 करोड़ का फ्लैट 2-2.5 लाख में रेंट पे मिल रहा है, तुम उसमें रहो भाई। और जब तुम्हारे पास अच्छा डाउन पेमेंट का अमाउंट आ जाए, तुम कम लोन में घर ले सकते हो, तुम्हारे अच्छे खासे पोर्टफोलियो बन जाए कि जहाँ पे तुम इक्विटीज का मजा ले सकते हो कि तुम्हारा पोर्टफोलियो ग्रो होगा मार्केट के साथ, इंडियन इकोनॉमी जैसे बढ़ रही है आगे, तुम भी आगे बढ़ोगे, और फिर एक तुम्हारे पास सिक्योरिटी आ जाएगी, तुम खरीदो ना भाई घर। जैसे आज मैं 31 ईयर्स का हो सकता है अगले 4-5 साल में घर खरीद लूंगा, ईएमआई पे ही खरीदूंगा पर खरीद लूंगा, क्योंकि उस टाइम पे हो सकता है मैं बहुत ज्यादा फाइनेंशियली स्टेबल सिचुएशन में हूँ। तो ऐसा कैलकुलेशन नहीं करते लोग। और ये जो समाज व्यवस्था है हमारी, मतलब लोगों को ऐसा देखती है कि भाई एक सर्टन चीज है आपके पास तो यू आर डूइंग गुड इन लाइफ,
और बहुत सारे लोग इस प्रेशर को सकम हो जाते हैं कि मतलब उनको ऐसा लगता है भाई लोग क्या कहेंगे, लोगों के नज़र में अच्छा बन के क्या करने वाले हो भाई तुम जिंदगी में। इट्स योर लाइफ, यू शुड डिसाइड फॉर योर सेल्फ। लोगों के बारे में मत सोचो, लोग क्या सोचते हैं उनको सोचने दो उनके घर में। तो ऐसी चीज़ें होती है, तो कभी भी प्रेशर में मत आओ। मैं अगर बड़ा भाई होने की बातें बताऊँ तो इसका मतलब ये भी नहीं कि मैं घर के अगेंस्ट हूँ भाई। बहुत सारे लोग घर खरीद रहे हैं, विच इज़ गुड थिंग, खरीदना चाहिए, पर कब खरीदना चाहिए उसका भी क्राइटेरिया है भाई। मान लो कि आपका इमरजेंसी फंड सेटअप है, आपके पास थोड़ा बहुत सेविंग्स हो चुके हैं और आपके जो बाकी के खर्चे वर्चे हैं वो सब निकलने वाले हैं, और फिर भी उस आपके पास थोड़ा सा अमाउंट बच रहा है जिसमें आप घर खरीद सकते हो, तो खरीद लो भाई। क्योंकि एक अच्छा घर आपको सिक्योरिटी देता है। जैसे आप पुणे में रह रहे हो, आपका एक खुद का घर हो, आपको हर साल रेंट पे घर बदलने की ज़रूरत नहीं है, एक बहुत ही अच्छी सिक्योरिटी मिलती है, स्टेबिलिटी मिलती है। अगर आपको स्टेबिलिटी चाहिए लाइफ में, आपकी फैमिली को एक अच्छा पक्का छत चाहिए आपके सर के ऊपर हमेशा, तो ले लो भाई, उसका एक इमोशनल वैल्यू है। पर इमोशंस और इन्वेस्टमेंट्स को एक साथ मत जोड़ो, ठीक है। तो मुझे क्या लगता है कि कौन से लोगों को घर लेना चाहिए। मान लो आपका कोई घर नहीं है और आपको पता है कि भाई आप पुणे में ही आपका जॉब होने वाला है अगले 20 सालों के लिए, और एक कोई भी सिटी में, तो उस सिटी में ले लो आप घर। आपको पता है कि आपको कहीं जाना ही नहीं, आप उसी सेम जगह पे हो, तो फिर ले लो घर, वो अच्छा रहेगा आपको। और फिर आपके पास अच्छा खासा पैसा है डाउन पेमेंट के लिए, तो ले लो भाई घर। फिर उसके बाद आपको आपका आप ड्यूअल इनकम हो भाई, आपकी फैमिली में आपकी वाइफ भी जॉब है, आपको भी जॉब है, और आपको कोई टेंशन नहीं भाई, आपका जॉब चला गया तो भी आपके वाइफ से अकाउंट से हो सकता है, या फिर आपके घर वालों के पास पैसा पड़ा हुआ है तो आप उनसे बोरो कर सकते हो इन केस ऑफ इमरजेंसी, तो आप ले सकते हो भाई घर। तो ये कुछ रीजंस है कि जहाँ पे आप घर ले सकते हो। या फिर आपकी इमोशनल वैल्यू, कि मान लो कि आप अभी जॉब कर रहे हो और आपको हर साल रेंट पे घर बदलना पड़ रहा है, घर बदलना पड़ रहा है, और आप थक गए हो भाई इन सब चीज़ों से, और आपको चाहिए कि भाई अब नहीं, मुझे एक ही जगह पे रहना है, और आपको पता है कि आपका जॉब भी स्टेबल होने वाला है, तो आप ले लो भाई घर। तो मतलब अगेंस्ट नहीं है, इट्स लाइक पर्सनल चीज़। पर्सनली आपको क्या फील होता है उसके बारे में, इट्स अ पर्सनल डिसीजन। पर्सनल फाइनेंस, हर एक बंदे की अलग सिचुएशन है, मेरी अलग है, आपकी अलग है, तो आप आपके अकॉर्डिंगली सोच सकते हो उस चीज़ को। आई एम नॉट अगेंस्ट बाइंग हाउस, मैं भी शायद से फ्यूचर में कभी बाय करूंगा, भगवान ने उस लायक बनाया। पर फिलहाल के लिए माई फोकस इज टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स, और उसके ऊपर अच्छा XIR जनरेट करने की कोशिश करें, और जल्दी से जल्दी हम लोग थोड़ा सा साउंड हो सके अपने फाइनेंशियल कंडीशंस को लेके। एंड थैंक्स टू गॉड आई एम करंटली वर्किंग फ्रॉम होम। मुझे पता नहीं मेरा वर्क फ्रॉम होम कितने दिनों तक है, पर जब तक भी है तो आई डोंट नीड हाउस, मैं अपने घर में मस्त रह रहा हूँ भाई, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें है दोस्तों। और एक चीज़ दोस्तों, अगर मुझे चाहिए तो मैं घर आज ही बाय कर सकता हूँ पुणे में। मुझे जैसा चाहिए वैसा घर, ऑब्वियसली लोन के ऊपर, मुझे लोन तो मिल ही जाएगा क्योंकि भाई इतने दिनों से जॉब कर रहा हूँ, एक है अपन ले सकते हैं लोन पे घर। पर सेंस नहीं बनता है भाई उन चीज़ों का जो मैंने आपको कैलकुलेशंस दिखाए, तो इसलिए इट्स बेटर टू लिव फ्रीली, एंजॉय, ठीक है। क्योंकि इसका एक फनी स्टोरी भी बताता हूँ मैं। एक जॉब में मेरी स्टोरी नहीं, मेरे दोस्त की स्टोरी है। मेरा दोस्त है ना, जॉब करता था, वो यंग था, तो वो अप्रेजल मीटिंग में गया, तो उसके बॉस ने उसको पूछा कि भाई तुमने घर नहीं लिया क्या अब तक। वो यंग था तब, ठीक है। तो लड़का बोलते हैं नहीं मैंने अब तक घर नहीं लिया। अच्छा ठीक है। तो वो लड़का जब बाहर आया तो वो अपने दोस्तों को पूछता है कि भाई मुझे मैनेजर ऐसा क्यों बोल रहा था, मैंने घर क्यों नहीं लिया। तो लोगों ने उसको समझाया कि तेरा मैनेजर चेक कर रहा था कि तेरे ऊपर दबाव कितना डाल सकता है, ठीक है। अगर तुम्हारे पास होम लोन है तो तुम मैनेजर जो बोलेगा वो काम चुपचाप कर लोगे, तुम ज़्यादा छुट्टियों के लिए किचकिच नहीं करोगे, तुम जॉब नहीं छोड़ोगे इजीली। तो ये सब चीज़ें भी होती है, मतलब जॉब पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो इट्स बेटर टू लाइव फ्रीली, कि आप जब चाहे, आपके दिमाग में कोई प्रेशर नहीं है भाई। कल को मुझे लगा भाई मुझे नहीं पसंद आ रहा है चीज़ें, मैं जॉब स्विच कर दूंगा, मेरे को कोई झमेला नहीं है मैं इसका। या फिर मेरा जॉब भी नहीं रहता, मैं 4-5 महीने के लिए बिना जॉब का भी रहता हूँ, मेरे पास कोई झमेला नहीं भाई। दैट्स हाउ एक मेंटल पीस की भी वैल्यू होती है लाइफ में। यू आर नॉट बॉर्न टू जस्ट कॉन्स्टेंटली वर्क 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 एंड डाई, ठीक है। एंजॉय भी करना होता है जिंदगी में। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है।
जो पैसा आज आप इन्वेस्ट करोगे अच्छे जगह पे, वो आपको इतने रिटर्न्स दे सकता है कि आप, हो सकता है कि ये घर वर ये सब चीज़ें आप कैश में बाय करोगे एक दिन। तो बी डिसिप्लिन, बी इन्वेस्टेड, और अपने आप को समझो, अपने पर्सनल फाइनेंसेस को समझो, जो आपके रिस्क एबिलिटी है, ये सब चीज़ें समझो, अच्छे गाइडेंस के साथ आगे बढ़ो ज़िंदगी में, ठीक है। पीयर प्रेशर में लोग क्या कहते हैं, लोग गए भाई तेल लेने। तो विद दैट दिस वॉज इट फॉर द ब्लॉग, और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आया तो लाइक करो, शेयर करो, और आपके कमेंट्स, आपके सुझाव मुझे कमेंट्स में बताना कि आपको क्या लगता है, व्हाट्स द बेटर चॉइस। अगर आपने घर खरीदा है तो आप बताओ कि आपको क्या लगा उसके बारे में, या फिर आपने नहीं खरीदा है तो आपको क्या लगा उसके बारे में। और हो सकता है मैं भी गलत हूँ दोस्तों, तो मुझे भी करेक्ट करो, ठीक है। विद दैट लेट्स एंड दिस ब्लॉग, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय बाय।